प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर के हिंदी निबंध के पेपर में जो कोर्स के 5 या 6 निबंध थे वो मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। चौथे और पांचवें सेक्शन में 3-3 निबंधकार संक्षिप्त टिप्पणियों के लिए दिए गए हैं। यानी उन निबंधकारों को कोई निबंध कोर्स में नहीं है, उन पे लेकिन छोटी टिप्पणियाँ आपके सवाल के रूप में आ सकती हैं। तो मैं आज चौथे खंड के जो 3 निबंधकार हमारे कोर्स में हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारियाँ दे रहा हूँ। ये 3 निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं इन तीनों के बारे में आपको संक्षेप में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप शायद जानते होंगे, खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं, हिंदी नवजागरण के पितामह माने जाते हैं। भारतेंदु के नाम पर एक पूरा युग है जिसका नाम भारतेंदु युग है। उन्हें हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप के प्रारंभिक जन्मदाता होने का गौरव हासिल है। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने अपनी डायरी जिसे कालचक्र कहते थे उसमें एक पंक्ति लिखी थी, हिंदी नई चाल में ढली, और वहाँ से इस हमारी आज की हिंदी का जन्म माना जाता है। तो उनके निबंध दरअसल भाषा के प्रारंभिक रूप का सबसे सुंदर उदाहरण है। 2 तरह की हिंदी उस दौर में प्रचलित थी। एक थी राजा लक्ष्मण सिंह की हिंदी, मतलब ये 2 प्रतिनिधि शैलीकार हैं। एक है राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लक्ष्मण सिंह की हिंदी काफ़ी संस्कृतिष्ठ होती थी और शिव प्रसाद सितारे हिंद की हिंदी काफ़ी फारसीनिष्ठ मानी जाती थी। इन दोनों के बीच में एक सरल हिंदी लिखने का रास्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनाया, और हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय ने भारतेंदु की हिंदी को अपनाया। ये दोनों हिंदियाँ पीछे छूट गई और अपने अतिवादिताओं से दूर एक सरल हिंदी, बीच का रास्ता जिसमें न तो संस्कृत का और न फारसी का दबाव हो, अतिरिक्त दबाव हो, बोलचाल की हिंदी को विकसित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र चूँकि नवजागरण काल के लेखक थे, इसलिए उनके निबंधों में नवजागरण की यानी कि देश की, समाज की चिंताएं बहुत मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। मतलब भारतेंदु के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को जागृत करने के लिए लगा दिया। यह भारत की आज़ादी की लड़ाई थी। जो काम स्वतंत्रता सेनानी अपने विचारों के जरिए कर रहे थे, वही काम हिंदी के लेखक अपने लेखन के, अपनी कलम के जरिए कर रहे थे। भारतेंदु का निबंध, जैसे उदाहरण के लिए उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और यह निबंध आपको जान के आश्चर्य होगा, यह निबंध मूल रूप से एक भाषण था। बलिया नाम की एक जगह उत्तर प्रदेश में, बलिया के पास एक छोटी सी जगह है ददरी में पशु मेला लगता है। उस पशु मेले में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा लोग तरह तरह के स्टॉल लगाते हैं। कोई वहाँ पे खेल दिखाता है, कोई तमाशा दिखाता है, कोई कुछ करता है। भारतेंदु ने तय किया कि वो लोगों को जागृत करने के लिए वहाँ पे भाषण देंगे, तो उन्होंने वहाँ पे स्टॉल लगा करके भाषण दिया, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यदि आप उस निबंध, बाद में वो निबंध की शक्ल में आया, यदि उनके निबंधों की कोटियाँ बांटें तो उनके जो वैचारिक निबंध हैं उसमें एक तो वैष्णवता और भारतवर्ष और दूसरा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इन 2 निबंधों को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। और इस निबंध के अंदर यदि आप देखते हैं तो वो कहते हैं, विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा का भरोसा मत करो। भारतेंदु का प्रसिद्ध कथन, निज भाषा उन्नति है, यही उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। यह सार है जो अपनी भाषा और स्वदेशी की चेतना भी आपको इस निबंध में दिखाई देती है। विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा का भरोसा मत करो जब वो कहते हैं, तो स्वदेशी की चेतना भी आपको इस निबंध में दिखाई देती है। वे उपनिवेशवाद से लड़ाई के लिए भारतीयों को आज में जीने की बात करते हैं। कहते हैं कि हमको अंग्रेजों से उनके बहुत सारे गुण सीखने होंगे, मसलन उनकी उद्यम प्रियता सीखनी होगी, उनकी वैज्ञानिक चेतना को हमें अंगीकार करना होगा, अपनी कुरीतियों को नष्ट करना होगा। तो इस प्रकार से भारतेंदु अपने समाज को जागृत करने के लिए लिख रहे थे। भारतेंदु की उम्र बहुत कम थी। यदि आप भारतेंदु की उम्र के बारे में जानेंगे तो विद्यार्थियों को बहुत आश्चर्य होगा। भारतेंदु ने इतना सारा लिखा है, इतना प्रचुर मात्रा में लिखा है। भारतेंदु समग्र जो हजारों पेज का है, लेकिन यदि आप भारतेंदु की उम्र जानेंगे तो वे सिर्फ 34 बरस जिए थे। वो राजेश खन्ना की एक फिल्म थी ना, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद फिल्म का एक डायलॉग था ना, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। मैं उनके कुछ निबंधों के बारे में और थोड़ी बात करूंगा। मैंने 2 निबंधों की अभी तक चर्चा की।
वो उनके विचारपरक निबंध थे। इसके अतिरिक्त उदाहरण के लिए उन्होंने ये जब ये पाया कि हिंदी में साहित्यिक विधाएं नई नई नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने एक प्राचीन साहित्यिक विधा जो संस्कृत के दौर में थी लेकिन अब लुप्त हो गई थी, वो थी नाटक। नाटक को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने खुद नाटक कंपनी बनाई और काम किया। तो उन्होंने जो उनका एक प्रमुख निबंध है नाटक, वो उनका विषयपरक निबंधों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, जिससे उन्होंने हिंदी में या भारत में नाटक के इतिहास को प्रारंभ से लेकर के आज तक की उसकी वर्तमान स्थिति का परिचय देने की कोशिश की। इसी तरह से उन्होंने इतिहासपरक निबंध भी लिखे। उनका एक निबंध उदयपुरोदय तो हमारे लिए बहुत ही काम का है, राजस्थान के निवासियों के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने उदयपुर राज्य के पूरे इतिहास को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसी तरह उनका कश्मीर कुसुम नाम का एक निबंध है, जिसके अंदर कश्मीर का पूरा इतिहास, कल्हड़ की राजतरंगिणी से लेकर के आज तक का पूरा इतिहास प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जब वो विभिन्न यात्राओं पर भी निकले जागरण के लिए, इसी तरह का उनका एक निबंध है सरयू पार की यात्रा। ये तो सब अपनी जगह हुए, विचारपरक निबंध, विषयपरक निबंध, इतिहासपरक निबंध। लेकिन सबसे ज़्यादा भारतेंदु अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और सिर्फ भारतेंदु नहीं, उनके युग के सभी लेखक अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो वो जाने जाते हैं व्यंग्यात्मक निबंधों के लिए। चुटीली भाषा ये उनके पूरे युग की सबसे बड़ी पहचान थी, और इसके पीछे बहुत स्वाभाविक सा कारण है, क्योंकि आपको जनता को जागृत करने के लिए लिखना है, तो जनता को इतनी मजेदार भाषा में लिखना होगा कि लोग उसे पढ़ने के लिए कोशिश करें। क्योंकि साक्षरता दर भी बहुत कम थी, तो लोग हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित हों, सीखें, कुएं को प्यासे के पास ले जाया जाए, लोगों को इसके लिए कोशिश करके आकृष्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने ढेर सारे व्यंग्यपरक निबंध लिखे। उदाहरण के लिए उनका एक निबंध है लेवी प्राण लेवी, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली पर बहुत तीखा व्यंग्यात्मक निबंध है। या उनका एक और निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जो एक पूरा काल्पनिक निबंध है, स्वर्ग के अंदर कैसे मिलकर के विचार कर रहे हैं लोग भारत की उन्नति के लिए, यहाँ के समाज सुधारक जब स्वर्ग में पहुँच गए हैं। या उनका एक और निबंध है पांचवा पैगंबर। या उनका एक निबंध है कंकड़ स्रोत। इस तरह के उनके जो व्यंग्यपरक निबंध हैं वो उनके सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के जन्मदाता, हिंदी के पितामह और आधुनिक हिंदी के जन्मदाता, और भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के दौर के पूरे लेखन को भारतेंदु मंडल कहा जाता है। उस दौर के अन्य लेखक, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, उनके ऊपर भी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखन शैली का बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अपने निबंधों और अपने नाटकों और अपने पूरे पत्रकारिता के जरिए तत्कालीन दौर को बहुत गहरे से प्रभावित किया। मुझे उम्मीद है भारतेंदु के बारे में एक टिप्पणी लिखने के लिए अब इस बात को सुनने के बाद सक्षम होंगे। दूसरे निबंधकार जिनके बारे में मुझे बात करनी है वे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह भारतेंदु के बाद अगला युग है। भारतेंदु युग खत्म होता है 1900 ईस्वी में। 1900 से लेकर के 1920 तक का दौर द्विवेदी युग माना जाता है। द्विवेदी यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ विद्यार्थी इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी समझने की गलतफहमी कर लेते हैं, वो नहीं, ये थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने एक साहित्यिक संस्कार की नींव डाली। हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त उसी सरस्वती पत्रिका में कविताएं लिख करके राष्ट्रकवि कहलाए। उन्होंने तत्कालीन साहित्यकारों को प्रेरित किया कि वो देश की आज़ादी की चिंता वाले साहित्य को अपने साहित्य में स्थान दें। उनके यदि हम निबंधों की बात करें, क्योंकि हमें उनके निबंधकार रूप पर यहाँ चर्चा करनी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधकार रूप में सबसे पहला तो उनके साहित्यिक निबंधों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कहा था जो कि एक तरह से पूरे द्विवेदी युग को समझने की चाबी है। उन्होंने कहा था, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ ये है कि साहित्य के अंदर सिर्फ कविता कहानी नहीं होगी, साहित्य के अंदर इतिहास, राजनीति, दर्शन, वैद्यक, चिकित्सा, पुरातत्व, इतिहास, सभी कुछ साहित्य के अंदर शामिल होगा। और ये उन्होंने करके दिखाया। उनकी पत्रिका सरस्वती के अंदर आपको इतिहास से लेकर के, पुरातत्व से लेकर के, चिकित्सा शास्त्र से लेकर के, दर्शन से लेकर के सभी विषयों पर, सामाजिक चिंता के सभी विषयों पर आपको सरस्वती पत्रिका में महत्वपूर्ण लेख दिखाई देते हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जिन्होंने कवियों को ये कहा कि वे सिर्फ यमुना किनारे केली वर्णन की कविताएं न लिखें, बल्कि वो अपनी कविताओं में समाज के व्यापक प्रश्नों को उठाएं।
यानी कविता जो प्रेम और श्रृंगार के भाव में बंधी रह गई थी उसको उन्होंने व्यापक विषयों तक जोड़ा। इस प्रकार के उनके प्रमुख निबंध संग्रह जिसमें कवि को कवि कर्म का उपदेश दिया गया या उसे कहा गया कि उसे कैसी कविता लिखनी चाहिए, इस प्रकार के उनके कुछ निबंध संग्रहों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, नाटक और उपन्यास, भाषा और व्याकरण। ये सारे निबंध संग्रह जो हैं ये साहित्य रचना के बारे में सैद्धांतिक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की है वो है अपने इतिहास के प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं का मूल्यांकन करना। उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह इस श्रेणी में जो माना जाता है वो है कालिदास की निरंकुशता, जिसमें उन्होंने कालिदास की रचना में कमियां निकालते हुए उनकी रचना धन्यता को प्रश्न चिन्हित किया। और उस जमाने में बहुत बड़ी बात मानी गई, क्योंकि कालिदास ऐसे बड़े साहित्यकार थे जो प्रश्न चिन्हों से परे माने जाते थे। एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह साबित किया कि कोई भी कवि प्रश्नाकुलता से बड़ा नहीं है। प्रश्न करना युग का स्वभाव है, उस युग का स्वभाव है। हमें सवाल करने चाहिए। अगर हमारे किसी महान कवि में भी कोई गलती है तो उस पर उंगली उठाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह नैषध चरित्र चर्चा उनका जो निबंध है, ये निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने श्री हर्ष के नैषध चरित्र की सब व्याख्या की। या फिर उनका एक और निबंध संग्रह है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो माघ से लेके हर्ष से लेके कालिदास तक संस्कृत के महान कवियों की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन उन्होंने अपने निबंधों में किया। उनके निबंधों के बारे में यदि हम पहली बात सबसे महत्वपूर्ण समझें तो वो ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके निबंधों में भावों की गहराई नहीं मिलती है। मैं इसे नकारात्मक स्वर में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब विचारों की व्यापकता आती है तो भावों की गहराई कई बार छूट जाती है। या तो आप भावों की गहराई की ओर जा सकते हैं या आप विचारों की व्यापकता की ओर जा सकते हैं। या तो आप लंबा एरिया ऐसे कवर करेंगे या आप एक ही जगह गहराई में जाएंगे। तो वो किसी एक विषय की गहराई में नहीं जाते हैं, वे ढेर सारे विषयों को अपनी सीमा में समेटने की कोशिश करते हैं। यह उस युग की पहचान थी कि वो ज्ञान राशि को संचित करके जुटा लेना चाहता था। अधिकतम ज्ञान पा लेने की जो ललक थी वो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। उनके कुछ और निबंध संग्रहों के नाम बता रहा हूँ। अतीत स्मृति, इसमें उन्होंने हमारे अतीत की महत्वपूर्ण जो पुरातत्व चिन्ह थे उनके बारे में लिखा है। या पुरातत्व प्रसंग, जिसमें उन्होंने पुरातत्व संबंधी महत्वपूर्ण निबंध लिखे। उनका एक सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह जिसको किए बिना हमारी आज की चर्चा पूरी नहीं होगी वो है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र हिंदी में आर्थिक विषयों पर लिखे गए निबंधों का पहला संग्रह है और ये कहा जाए कि इसके माध्यम से उन्होंने पहली बार हिंदी के पाठकों में यह चेतना जागृत करने की कोशिश की कि ब्रिटिश या अंग्रेज हमारी लिए ऊपर से कल्याणकारी दिखते हैं। लगता है कि वे हमारे को बहुत सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वे आर्थिक साम्राज्यवाद के तहत हमारा सारा कच्चा माल चूस करके अपने देश में ले जा रहे हैं और हमको धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक शोषण की गहरी समझ थी, इससे उन्होंने अपने देश के अपने सरस्वती के पाठकों को परिचित करवाया। संपत्ति शास्त्र का हिंदी में आर्थिक निबंधों की श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से हिंदी भाषा की उत्पत्ति उनका एक निबंध है जिसके अंदर आप हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर के उनके विचारों से परिचित हो सकते हैं। विदेशी विद्वान नाम का उनका एक निबंध संग्रह है जिसके अंदर उन्होंने मैक्स मूलर से लेकर के और मैकडोनाल्ड तक वे सारे विदेशी विद्वान जो संस्कृत का अध्ययन करके उसके बारे में लिख रहे थे उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। विज्ञान वार्ता उनका एक निबंध संग्रह है जिसके अंदर विज्ञान की तत्कालीन प्रगति जो दुनिया भर में हो रही है उससे हिंदी के पाठकों को परिचित करवाने की कोशिश की गई। तो मैंने जो निबंध संग्रहों के नाम लिए उन्हें देखते हुए आप ये पाएंगे कि उसमें इतिहास भी है, पुरातत्व भी है, विज्ञान भी है, साहित्य भी है और हमारे प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन भी है। तो यह प्रचुर विषयों की प्रचुरता महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके अंदर भावों की गहराई नहीं मिलती है। लेकिन अब मैं जिन तीसरे निबंधकार की बात कर रहा हूँ वो भावों की गहराई के लिए ही जाने जाते हैं। वो हैं द्विवेदी युग के दूसरे निबंधकार जो हमारे इस तीसरे श्रेणी में है जिनके बारे में मुझे बात करनी है। वो हैं सरदार पूर्ण सिंह।
सरदार पूर्ण सिंह को अध्यापक पूर्ण सिंह भी कई बार लिखा जाता है। वो सरदार तो थे और अध्यापक भी थे, इसलिए कई बार अपने को अध्यापक पूर्ण सिंह लिखते थे। सरस्वती पत्रिका में ही उनके निबंध छपे और जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सिर्फ 3 कहानियों के बावजूद हिंदी कहानी के इतिहास में अमर स्थान हासिल है, ठीक उसी तरह से अध्यापक पूर्ण सिंह को सिर्फ उनके 6 निबंधों के कारण हिंदी निबंध के इतिहास में अमर स्थान हासिल है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 6, कुछ लोग कहते हैं 8, लेकिन प्रामाणिक रूप से उनके 6 ही निबंध माने जाते हैं। इन 6 निबंधों में उनके 3-4 निबंध, तो मैं 6 निबंधों के नाम आपको बता देता हूँ। कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, ये उनके 6 निबंध संग्रह हैं। अब आप देखेंगे, यदि आप ध्यान देंगे तो पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मूलतः उनके निबंध नैतिक विषयों पर लिखे गए हैं और उनके अंदर भावों की गहराई और निश्चल प्रेम ही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर था, उसके अंदर भारतवासियों को नैतिक उन्नति के लिए प्रेरित करने का काम सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंधों के जरिए किया। उन्होंने भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपने भीतर इतना नैतिक उत्थान करें कि वे ब्रिटिशों के सामने खड़े होने का नैतिक साहस पैदा कर सकें, क्योंकि अंततः पुनरुत्थान का दौर था। हमको फिर से एक नैतिक साहस प्राप्त करना था, जिसके जरिए हम एक विजित जाति के सामने जो हताश मानसिकता के साथ खड़े थे, उससे उभर करके उनके मुकाबले आ सके। इसीलिए उनके निबंधों में आपको नैतिक विषय बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लाक्षणिकता उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा है, भावात्मकता उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा है। और आखिरी बात जो मुझे करनी शेष है वो ये कि यदि आप सरदार पूर्ण सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा देखेंगे तो वह आपको भारतेंदु के भाषा से थोड़ी अलग दिखाई देगी। और वह अलग इस मायने में है कि भारतेंदु की भाषा एक बनती हुई भाषा है, इसलिए उसके अंदर आपको बोलचाल की हिंदी का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब हम भारतेंदु युग को लांघ करके द्विवेदी युग पर आते हैं तो भाषा एक परिनिष्ठित रूप प्राप्त करने लगती है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी के स्थिर रूप को, मानक रूप को तय करने में अपनी पत्रिका के जरिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं कि वो अपनी पत्रिका में आए लेखकों की रचनाओं को पहले खुद सुधारते थे और उसमें हिंदी को व्यवस्थित रूप से कैसे लिखा जाए इसको लेकर के काफ़ी कतरगौत करते थे। इसीलिए द्विवेदी युगीन भाषा एक परिनिष्ठित हिंदी की भाषा है और यह आपको सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में भी दिखाई देता है। उसके अंदर एक परिमार्जित शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। हिंदी का उच्चतम स्वरूप आपको सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में दिखाई देता है। विचारात्मक तक दिखाई देती है, भावात्मकता दिखाई देती है और एक उद्वेग दिखाई देता है, क्योंकि विषय ही भावनात्मक थे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, आप शीर्षक से ही महसूस कर सकते हैं। और यदि आप गूगल करें तो ये निबंध आपको आसानी से मिल भी जाएंगे, बल्कि हो सकता है अपने स्कूल में इनमें से कोई निबंध पढ़ा भी हो। तो इनके निबंधों में आपको एक नैतिक उत्थान की ललक दिखाई देती है, भारतीयों को प्रेरणा देने वाले भावनात्मक निबंध दिखाई देते हैं। तो ये वे 3 निबंधकार थे जिनके बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त बातचीत आपसे करनी थी। यदि आपको इन 3 निबंधकारों के बारे में कुछ और पढ़ने की इच्छा हो तो आप गूगल करें और मैं आपको इसके साथ कुछ पठन सामग्री भी भेजूंगा। शुक्रिया।